अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, सिर्फ 32 साल की उम्र में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला नौजवान आखिर कौन था? उसने इतनी फतुहात कैसे हासिल की? पूरी दुनिया को कैसे अपनी मुट्ठी में लिया हुआ था? दोस्तों, हमारा आज का मौजू यही है। मैं बात कर रहा हूँ सिकंदर आजम की। दोस्तों, इस शख्स में बचपनी से कुछ ऐसी सलाहियतें थी कि देखने वालों को महसूस होता था कि वो तारीख में गैर मामूली शख्सियत के तौर पर याद रखा जाएगा। सिर्फ 12 बरस की उम्र में उन्होंने एक जंगली और बदमस्त घोड़े को अपने साथ रखा हुआ था। सेफ फैलस नामी एक दियो कामत और वैशी घोड़ा था जो बाद में तकरीबन सारी जिंदगी इनके साथ रहा। और दोस्तों, यही बच्चा जब बड़ा हुआ, यही बच्चा जब परवान चढ़ा, तो फिर ये बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आजम कहलाया और अहद कदीम की मशहूर तरीन शख्सियत में शामिल हुआ। दोस्तों, मैसेडोनिया से तल्लक रखने वाले सिकंदर आजम 356 कबल मसीह में पैदा हुए। मैसेडोनिया शमाली यूनान से जजीरा नुमा बल्कान तक फैला हुआ इलाका था। इनके वालिद को इनके अपने एक मुहाफिज ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद नए बादशाह की कशमकश शुरू हुई, जिसमें उन्होंने अपने तमाम हरीफों का सफाया कर दिया और 20 बरस की उम्र में बादशाह बन गए। इसके बाद सिकंदर आजम 12 बरस तक इक़्तिदार में रहे। उन्होंने अपनी फौजों के साथ 12,000 मील का फातिहाना सफर किया। इस वक्त की सुल्तनत फारस के बादशाह दरजोश और दायरस स्वाइम को भी शिकस्त दी और वस्त एशिया तक यूनानी कल्चर को फैला दिया। दोस्तों, अपने अरूज के जमाने में सिकंदर आजम की सुल्तनत मगरब में यूनान से लेकर मशरक में और आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैली हुई थी। सिकंदर आजम का शुमार तारीख के इंतहाई मुतासर कन और माहिर रहनुमाओं और फौजी कमांडरों में किया जाता है। सिकंदर आजम ने अरस्तू से जो तालीम हासिल की, इसकी बुनियादें यूनानी कल्चर में थी, इसलिए इन्हें फलसफे की तालीम दी गई और तमाम पढ़े लिखे यूनानियों की तरह इन्हें भी अल्जार्ड और ओडिस जैसी शाहकार नज़मों के खालिक यूनान के कदीम शायर उमर पर अबूर हासिल था। उमर की नज़म अल्जार्ड सिकंदर आजम के लिए बहुत अहम थी। वो जंगों के दौरान इस नज़म के हिस्सों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोते थे। अरस्तू की शागिर्दी के सिकंदर आजम की शख्सियत पर ताहयात असरात रहे। इसी के ऊपर रिचल मायरस कहती हैं कि आप शायद ये सोचें कि अरस्तू के पास एक बड़ा मौका था कि वो यूनानी अशरफिया के ओजड़ लड़के को एक बेमिसाल हुक्मरान में तब्दील कर सकते थे। पूरी तरह से ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन सिकंदर आजम जिस तरह से यूनानी रियासतों से मामलात करते थे, इसमें अरस्तू की दी हुई तालीम का बड़ा असर था। दोस्तों, सिकंदर आजम बहुत ज़हीन शख्स था। बहुत से लोगों ने इसके खिलाफ इकट्ठे होकर बगावत करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग कोई भी प्लान करते तो उससे पहले सिकंदर आजम को पता चल जाता और फिर वो एक एक करके ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर देता जो इसकी जानशीनी के लिए खतरा बन सकते थे। अपने सतीले भाई फिलिप आबरेट्स के सिवा उन्होंने तमाम अपने भाइयों, रिश्तेदारों, भाइयों समेत ऐसे तमाम अफराद को कत्ल कर दिया जो उनके इक़्तिदार के रास्ते में रुकावट बन सकते थे। दोस्तों, फिर आप ऐसे सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ज़हीन शख्स था। इनमें से तो कुछ को बहुत जालिमाना अंदाज से मौत की घाट उतारा गया। बलाहर सिकंदर आजम तख्त नशीन हुए और अब उनकी निगाहें सुल्तनत फारस की जनब थी। सुल्तनत फारस 200 साल से ज्यादा अरसे तक बहरे रोम से मुतलिक इलाकों पर हुकूमत की। ये सुल्तनत तरी की असल और इब्तदाई सुपर पावरों में से एक थी, जिसकी सरहदें इंडिया से लेकर मिस्र और शुमाली यूनान की सरहदों को छूती थी। लेकिन इस अजीम सुल्तनत का ज़वाल सिकंदर आजम के हाथों हुआ। उनकी निस्बतन एक छोटी मगर मुअस्सर फौज के हाथों सुल्तनत फारस के बादशाह दरजोश स्वाइम की शिकस्त को तारीख के लिए एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जाता है। मौरखीन लिखते हैं कि सिकंदर आजम की फतवात का सहरा उनके वालिद के सर भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसकी क़ियादत बहुत जर्बाकार और वफादार जर्नलों के हाथ में थी। ताहम एक ज़ैरिक और माहिर दुश्मन को इसके इलाके में जाकर शिकस्त देना खुद सिकंदर आजम की एक कायद की असियत से जहानत और जंगी हिकमत अमली की महारत का कमाल था। सिकंदर आजम हमेशा से एक ज़हीन हिकमत अमली साज थे। वो ये जानते थे कि यूनान पर खौफ और ताकत से हुक्मरानी नहीं की जा सकती। उन्होंने एक सदी कबल सुल्तनत फारस की जनब से यूनान पर हमले के वाक़े को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया और फारस पर अपने हमले का जवाज उबल वतनी से जोड़कर पेश किया। फिर सिकंदर आजम ने एक और प्रोपेगेंडा मुहिम का आगाज किया, जिसमें कहा गया कि मकदूनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि सुल्तनत फारस और यूनान के दरमियान एक सदी कबल होने वाली जंग में मकदूनिया शामिल ही नहीं था। 324 कबल मसीह में सिकंदर आजम फारस के शहर सोसा पहुंचे। वो फारस और मकदूनिया के लोगों को मुतहद और एक ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे जो सिर्फ इनकी वफादार हो। सिकंदर ने अपने कई जर्नैलों और अलाकारों को हुक्म दिया कि वो फारस की शहजादियों से शादियां करें। इस मौका पर इज्तिमाई शादियों की एक तकरीब करवाई गई। सिकंदर आजम ने खुद अपने लिए मजीद 2 बीवियों का इंतखाब भी किया। दोस्तों, लेकिन कहते हैं ना कि हर अरूज का एक जवाल होता है। सिकंदर आजम का इक़्तिदार में आना, जबरदस्त फतुहात हासिल करना और फिर जवाल, ये सब मुख्तसर अरसे में हुआ। इसके ऊपर डियाना स्पेंसर बताती हैं कि कई रोमी मौरखीन के मुताबिक सिकंदर आजम कभी कभी शराब के नशे में धुत हो जाते थे और एक मरतबा उन्होंने रात के खाने के मौके पर नशे की हालत में अपने करीबी दोस्त को कत्ल कर दिया था। शराब के नशे में गुस्से में आ जाने और सिंकी रवैये के कई वाक़यात रोमन मौरखीन ने रकम किए हैं।
जिनकी सच्चाई पर भी सवाल है। सिकंदर के हाथों कत्ल होने वाला इनका दोस्त जो सिकंदर और इनके खानदान के बहुत करीब था, वो अक्सर पूरी सच्चाई से सिकंदर को मशवरे देता था और हर जंग में इनका बाजू था। इस रोज सिकंदर ने बहुत शराब पी हुई थी और जब गैल्डस ने कहा कि तुम्हारी शख्सियत तब्दील होती जा रही है, तुम्हें खुद को काबू में करने की जरूरत है, तुम फारस के लोगों जैसे होते जा रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम हम में से नहीं रहे हो, तो गैल्डस ने ये सब कहने के लिए गलत मौके का इंतखाब किया। सिकंदर इस वक्त अपनी जगह से उठे और गैल्डस के सीने में नेज़ा कौम दिया। दोस्तों, सिकंदर आजम की फतवात और शख्सियत की सहर की वजह से कदीमी यूनानी इन्हें एक आम इंसान नहीं बल्कि देवता समझने लगे थे, जबकि खुद सिकंदर आजम को भी यकीन हो गया था कि वो देवता है। सुल्तानत फारस पर अपना कब्जा मुकम्मल करने के बाद इनकी फौज ने मशरक की तरफ पेशकदमी शुरू की और इंडिया तक जा पहुंची। इसके बाद सिकंदर आजम ने मकदूनिया वापसी का सफर शुरू किया, लेकिन वतन वापसी इनकी किस्मत में नहीं थी। 323 कबल मसीह 32 बरस की उम्र में अपनी वापसी के सफर में बाबल नैनव मौजूदा इराक के इलाके में पहुंचे। बाबल नैनव मौजूदा इराक के इलाके में पहुंचने के बाद अचानक एक पुरस्कार बमबारी उनकी मौत का सबब बन गई। बाज़ मौरखीन के ख्याल में मौत की वजह उनकी जख्मों में होने वाला इन्फेक्शन था और बाज़ के ख्याल में वो मलेरिया की वजह से हलाक हुए। सुल्तानत फारस को फतह करने के बाद आखिर सिकंदर आजम को इंडिया जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी कल्चर के प्रोफेसर पाल कहते हैं कि इसकी दफाई और रोमानी वजूहात थी। सिकंदर आजम ये बताना चाहते थे कि उनकी सुल्तनत की सरहदें वहां तक जा पहुंची हैं जहां तक उनके वालिद फिलिप दोहम नहीं जा सके। इंडिया फतह करने में उन्हें वहां के मकामी लोगों की मज़ामत का सामना तो था ही, लेकिन इन्हें अपनी फौज के अंदर से मुखालफत का सामना करना पड़ा। बस बहुत हो गया है। वस्त एशिया में जहां उन्होंने 3 बरस का तवील अरसा गुजारा, उनकी अपने फौजों को वहां रहना सख्त नागवार लग रहा था। इंडिया में लड़ाई के दौरान जब ये अफवाह फैली कि सिकंदर हलाक हो गए, तो वस्त एशिया में मौजूद इनकी फौज में एक तरह की बगावत शुरू होगी और उन्होंने वापस जाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सिकंदर सिर्फ जख्मी हुए थे। लेकिन किस्मत ने फिर साथ न दिया, वो कुछ अरसे के बाद हलाक हो गए, वो दुनिया फानी से चले गए। दोस्तों, इसी के ऊपर बाज़ मौरखीन का ये भी ख्याल है कि सिकंदर की अगर डेथ ना होती, वो अगर हलाक ना होते, तो इंडिया को फतह करने के बाद उनका अगला जो टारगेट था, उनका जो अगला हदफ था, वो अरब मालिक था, लेकिन वक्त और हालात ने मोहलत ना दी। सो दोस्तों, ये थी आज की मालूमाती वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिए। नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।